अंदर जो हमारे पास सपोज कुछ टैग्स होते हैं, सिस्टम के टैग्स होते हैं, तो देखेंगे कि टैग होता क्या है, कि कौन सा टैग कब लगाया जाता है, कौन से टैग जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड होते हैं, उनको क्लोज करना होता है। मतलब ये सारी चीजें अभी आप जो है ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है HTML का, मैंने कहा कुछ ऐसे भी लोग आपके साथ होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा ये HTML का, तो इसीलिए हम बेसिक से लेके जाएंगे उसको। तो उसमें आपने वो नहीं होना, बोर नहीं होना कि यार ये तो मुझे पता है। और उसमें ये भी आपने करना कि आप मुश्किल मुश्किल सवाल पूछो तो उनको परेशानी नहीं, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं हर बंदे को। आवाज आ रही है सबको मेरी, मुझे बताएं। उमर, आपको आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, तो HTML जो हमारे पास है उसके अंदर मैंने आपको बताया ये चीजें हम करेंगे, और मैंने बताया ना एप्लीकेशन बनाएंगे, तो एप्लीकेशन सबसे पहले हम HTML के अंदर ही बनाएंगे। मतलब सिंपल होगी HTML जो होती है, उसमें हम कोई डिजाइनिंग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल HTML से स्टार्ट करेंगे। उसमें ये होता है कि आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर बना होता है, और उस स्ट्रक्चर को आप मतलब उस स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, उसमें कोई डिजाइनिंग या क्लिक्स, बटन क्लिक्स, और उस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है, तो हम जो है वो HTML के अंदर start करेंगे। फिर जो मतलब कोई भी वेबसाइट होती है ना हमारे पास, किसी भी किस्म की वेबसाइट, कोई भी बंदा कहता है कि किसी भी बड़े से बड़े फ्रेमवर्क में वेबसाइट बनी, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हमेशा HTML में बना होता है, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए ये क्राइटेरिया होता है, प्री रिक्विजिट होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML में बनता है। तो अगर आपको HTML सही आती है तो आप वहां से तब कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा आप वेब डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर आप नहीं चला सकते अगर आपको HTML नहीं आती। HTML एक बेसिक आपका पॉइंट है। बाकी मुझे बताओ कि आप या इधर किसी वगैरह बनाए HTML के? अच्छा, फॉर्म्स के अंदर जब आप बताते हो कि ये इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड बताते हो बेसिकली उसके अंदर, तो इनपुट फील्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? वो तो टाइप होगी ना, टेक्स्ट, नंबर या कुछ भी, ईमेल, पासवर्ड, ये टाइप्स रखते हैं। लेकिन मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि सपोज में दो टेक्स्ट फील्ड हैं, मुझे ये कैसे पता चलेगा ये टेक्स्ट फील्ड नेम के लिए और ये टेक्स्ट फील्ड? अच्छा, अच्छा सही प्लेस है ना, आप यूजर के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। हमने बैक एंड पे खुद से प्रोग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना चीज कि यार अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं ना, हम उसको सिलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, उसका आइडिया नहीं है किसी को। सही है। तो हमारे पास जो HTML होते हैं ना, उनके जो टैग्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आप हो ना, आपका नाम है, आपका नाम क्या है, आतिफ है, आप किसी उसमें पढ़ते हो, किसी क्लास में, आई थिंक है थोड़ा बहुत। हेलो। लेकिन वो उधर से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्लियर है? हाँ, आवाज तो मुझे भी लग रहा है, वो बोलते हैं तो माइक में आती है।
अच्छा चलिए, मैं किधर था, मैं HTML के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। जैसे आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी एक फैमिली है, आपका एक नाम है, आप सपोज अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपका एक बैच नंबर होगा, ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह HTML टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, जिनसे हम पहचानते हैं टैग्स को। सपोज ये इनपुट है, इसका नेम क्या है, ये एट्रीब्यूट। उसके अंदर आईडी होता है, क्लास होता है, नेम होता है, रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास हिडन का एट्रीब्यूट होता है। इस तरह मुख्तलिफ एट्रीब्यूट होते हैं। ये वैसे मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा जब प्रॉपर उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं। इसके अंदर कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो बताने हैं, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं फिर यही जिम्मे करूंगा कि आपको समझ आ रही है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि HTML जो है उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, जब हम जो HTML होता है ना हमारे पास, सपोज CSS और जावास्क्रिप्ट के बगैर भी ना हमें वेबसाइट बना सकते हैं। और ये इस बात का बहुत पहले जब CSS और HTML नहीं होती थी तो सिर्फ वेबसाइट्स HTML के अंदर ही बनती थी, और HTML के अंदर आप कंप्लीट एक वेबसाइट तैयार करके उसको कर सकते हो। लेकिन वजह क्या होती है, HTML के अंदर हम वो UI UX लेवल अचीव नहीं कर सकते, जो कि आजकल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मीट नहीं करता। सपोज आपके पास एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाते हो, आपको पता होता है सामने सर्च बार होता है, आप क्लिक करते हो, एनिमेशन होती है, उसके अंदर आप जो ऑप्शंस आते हैं आप क्लिक करते हो। ये वाले काम हम सिंपल HTML के अंदर नहीं कर सकते। सपोज अगर यही दराज वाली वेबसाइट सिर्फ HTML के अंदर बनी होती तो कैसी होती, उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड होती और आपने जो भी सर्च करना है खुद सर्च करते, वो आपको ऑटो करेक्ट भी ना करता और आपको ऑप्शन भी ना देता। आप सर्च करते, सर्वर पर रिक्वेस्ट आती, पेज लोड होता और वापस पेज रेंडर होता, एक नया पेज खुलता। वो बहुत बड़ा यूजर का कह सकते हैं बहुत खराब। ठीक है। और वो जो यूजर का एक्सपीरियंस हम सिर्फ और सिर्फ HTML5 से अचीव नहीं कर सकते। उसकी रीजन UX लेवल और UI लेवल हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि HTML जो है सिंपल हमें मार्कअप प्रोवाइड करता है, हमें वो प्रोवाइड नहीं करता कि हम उस पर स्टाइलिंग कर सकें, हम नेविगेशन कर सकें, हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें वेबसाइट के ऊपर। तो HTML ये चीज़ होती है। बताओ कोई क्वेश्चन जो है, कंफ्यूजन है आप सर थोड़ा सा बताते हैं अपने बारे में। सो आपने कब की है ग्रेजुएशन? अच्छा सही है, ये आपका काफी टाइम हो गया। तो अभी आप किधर जॉब कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ काम। अच्छा अच्छा, तो डेटा बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो होता था ओके, लेकिन ये अच्छा अच्छा। तो आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है HTML और इससे? अच्छा सही है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं। चलें सही है। वैसे मैं वही बता रहा था, इनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है HTML वगैरह का, लेकिन मैंने कहा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता है, तो ये है कि हम एक ही लेवल पे चलेंगे तो ताकि उनको मसला ना हो। अच्छा, अभी HTML का मैंने थोड़ा बहुत बताया है इनको,
तो HTML के अंदर ये चीज़ें बताइए, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं टैग्स को, और HTML के यूज केसेस क्या हैं, और आजकल क्या यूज केसेस हैं। आजकल एज सच सिर्फ और सिर्फ HTML का कोई यूज केस नहीं है विदाउट एनी रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक चीज, इसको हम कहते हैं CSS। CSS बेसिकली स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये बेसिकली स्टाइल शीट्स क्रिएट करते हैं। CSS लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज कह सकते हैं आपको भी, जिसमें मार्कअप लैंग्वेज है ना, वो एक स्टाइल लैंग्वेज है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो HTML हम लिखते हैं, HTML के सपोज हमने एक वेबसाइट क्रिएट सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर, तो क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा वेबसाइट का। जिससे हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, तो उसके फोल्डिंग करते हैं उसके ऊपर, और एक ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सबसे पहले। तो HTML हमारा समझने वेबसाइट का ग्रे स्ट्रक्चर होगा। उस ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर फिर हम उसकी फर्निशिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम पेंट करते हैं। और तो वो वेबसाइट के अंदर जब हम करते हैं ना, वो काम CSS के थ्रू करते हैं। CSS हमारे पास हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एक कहलाती है इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। जो इनलाइन CSS होती है ना, वो ये होती है कि सपोज आपने टैग लगाया HTML H1 हेडिंग का जो टैग होता है, उसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड कि ये उसका स्टाइल है। सपोज मैं कहता हूँ उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, तो मैं उस टैग के अंदर ही बता दूंगा। तो क्या होगा, मेरे पास पूरी वेबसाइट में सिर्फ उसी H1 टैग के ऊपर वो अप्लाई होगा स्टाइल, और कहीं पे नहीं। तो ये हमारे पास कहलाता है इनलाइन CSS, यानी कि हर टैग के साथ हम इनलाइन उसका स्टाइल बता देते हैं, तो वो उसी के साथ रहता है। इसका नुकसान ये होता है कि आप सपोज इनलाइन स्टाइल बताते रहते हैं, वेबसाइट के लिए उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। सपोज आपने कोई स्टाइल चेंज करना है ना, सपोज आपने ब्लू रखना है स्टाइल कोई 5 हेडिंग्स का, तो आपको हर हेडिंग के ऊपर वो इनलाइन बताया होगा आपने। तो और अगर आपने रेड करना है तो होता है, इसका इंसान होता है कि हमारे पास चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और एक और चीज HTML बनाते हैं ना, तो उसकी फाइल होती है ना, सपोज हम जो फाइल होंगे ना, वो उसी पेज के अंदर डिफाइन कर देंगे। HTML के पेज के अंदर ही हम उसके स्टाइल भी बता देंगे CSS से। तो क्या होगा, हमारे पास उस पेज के ऊपर वो स्टाइल आना शुरू हो जाएगा। फिर एक और पेज बनाएंगे, उस पर भी हम वो स्टाइल बनाएंगे। तो वो अब ये वो मैं टैग बताया था कि चेंज का इम्पैक्ट, ये पेज लेवल पे चेंज का इम्पैक्ट आ। सपोज 5 पेजेस है मेरे पास, पांचों को मैंने एक स्टाइल रखना है और मैंने डिफरेंट रखा है, तो चेंज करूंगा तो पांचों पेजेस पे जाकर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही है, ये भी गलत चीज है। ये हमारे पास इंटरनल CSS कहलाती है। ये हम उस सूरत में करते हैं जब हमें शॉर्टी होती है कि ये स्टाइल से किसी पेज पे रहेगा और किसी पेज पे नहीं जाएगा, तो हम इंटरनल CSS यूज करते हैं उसके लिए। जो सबसे ज्यादा यूज होती है ना, वो होती है एक्सटर्नल CSS, जिसको हम स्टाइल शीट कहते हैं। वो .css की एक्सटेंशन के साथ हम एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम कंप्लीट स्टाइल शीट बना लेते हैं अपनी, कि इसका ये स्टाइल होगा, इसका ये स्टाइल होगा, इसका ये स्टाइल। और उस स्टाइल शीट को हर फाइल में, सपोज इंडेक्स का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, होम का पेज है, प्रोफाइल का पेज है, हर जगह मैंने उस फाइल को वो लिंक करना है, उसको खुद से वो फाइल बस वो फाइल लिंक होगी। तो जब मैं चेंज करूंगा, मैं सिर्फ उस फाइल में जाके चेंज करूंगा, सब में चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत आसानी हो गई मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, मेरी बहुत कम हो गई। फाइल बनाते हैं इंटरनल होती है, वो जो पेज होता है ना मेरा, एक पेज, उसके अंदर मेरे पास H1 का भी टैग खड़ा हुआ है, B का भी खड़ा हुआ है, A का भी खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, उस पेज के टॉप पर उसके स्टाइल सारे बता दूंगा उसी पेज पे, index.html के पेज। हाँ हाँ, ऐसा ही है। और एक्सटर्नल में एक फाइल है, तो हम कोशिश करनी चाहिए वैसे कि हमेशा एक एक्सटर्नल शीट बनानी चाहिए, जिसमें हम पूरी वेबसाइट की थीम एक दफा हम डिफाइन कर लें कि इस वेबसाइट की थीम ये हो, तो वो आसानी हो जाती है हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा।
और अगर डिफरेंट शीट्स बना लेना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हम फिर एक कंपोनेंट के लिए एक शीट मैनेज कर देते हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनके डिफरेंट शीट्स होंगी, तो वो हमारे लिए वो भी आसानी होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड टीम आपके पास 5 बंदे हैं तो 5 बंदे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना इनको माइंड में रखना होता है। एक चीज़ होती है जब हम बना रहे थे ना कोई प्रोडक्ट, खासतौर पर वेब के ऊपर या जो भी प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट डिवाइड हुई होती है हमारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। वो कॉस्ट एक डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, उसमें उसमें एक हमारा जो एक्चुअल कैश होता है जा रहा है, और एक एफर्ट कॉस्ट जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट एक्सीड नहीं करनी चाहिए हमारे अगर इसे एक्सीड करेंगे तो हम तब भी नुकसान में जा रहे हैं। हो सकता है हमारा कैश इतना बर्न ना हो रहा हो, लेकिन हमारी हमें एफर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और जो है CSS के मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ गए हैं। CSS तो एक बेसिक चीज़ है ना, एक बेसिक लैंग्वेज है, उसके आगे हमारे पास अब जो इसके ऑन टॉप ऑफ CSS लोगों ने मुख्तलिफ इसके वेरिएंट्स बनाए। ये हेलो, 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 चलो ठीक है। तो CSS के मैं बता रहा था, मुख्तलिफ वेरिएंट सब लोगों ने बना लिए, मुख्तलिफ कंपनीज में। उसमें हमारे पास एक चीज होती है, हम बोलते हैं SAS के नाम से एक चीज होती है, उसको सैस भी कहते हैं कुछ लोग, SAS। और एक चीज होती है लेस, LESS, लेस। लेस और सैस जो है इसके समझ लें CSS के फ्लेवर्स कह सकते हैं उनको। उनमें क्या चीजें आएंगे, उनमें थोड़ी सी और उन्होंने इम्प्रूव कर दी है उसको, डेवलपमेंट आसान कर दिया हमारे लिए, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवा दी, तो हम बहुत इजीली जो है ना स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये एक मैं वैसे को बता रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको कि ये होती है चीज। और जो है जो हमारे पास जो वेबसाइट होती है ना जिसमें CSS और HTML होती है, उसको ना हम UI के हवाले से, यूजर इंटरफेस के हवाले से बहुत स्टाइल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी हम UX अचीव नहीं कर सकते, जिसको हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। UI और UX ये डिफरेंट चीजें होती हैं। UI ये होती है जो आपको नजर आ रही होती है, वो एक यूजर इंटरफेस होता है। यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि जो इंटरेक्शंस होती है ना उसके अंदर कितना अच्छा और कितना बुरा एक्सपीरियंस है यूजर का, वो यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है। मतलब ये कर पा रहा है आपकी वेबसाइट पर कितना, मतलब सपोज अगर शॉपिंग वेबसाइट है आपकी, तो यूजर के लिए सबसे आसान होना चाहिए कि वो वेबसाइट ओपन करे जिसके सामने प्रोडक्ट्स हैं और वो उनको शॉप कर ले इजीली। उसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर होना चाहिए, ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है। भाई एक डिफरेंट चीज है, तो हम CSS और HTML से ना एक UI अच्छी सी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन UX नहीं अचीव कर सकते हम। सपोज मैंने एक बटन पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि वो कुछ मुझे शो करे, कोई एनिमेशन शो करे, कुछ करे,
तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ HTML से नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और टूल्स चाहिए होंगे जिनसे मैं वो काम कर सकता हूँ। तो यहाँ तक क्या समझ आई है वैसे आप लोगों को, वैसे मैं पूछ रहा हूँ HTML और CSS के अंदर क्या चीज पता चली है? आपको कोई ऐसी चीज कंफ्यूज कर रही है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होता है? ठीक है, सही है, मैं समझा देता हूँ। जी मैं बोल, ओके ठीक है। अच्छा, तो आपने क्वेश्चन पूछा है UI और UX के बारे में, क्या होता है ये? यार UI यूजर इंटरफेस होता है, इसको सिंपल रखोगे। सपोज ये मेरे पास स्क्रीन आ रही है ना, ये एक ब्राउजर खुला हुआ है, तो ये मेरे पास एक यूजर इंटरफेस है ब्राउजर का, ठीक है। इसके अंदर मैं, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस ये होता है कि आप किसी भी चीज, सपोज ये जो रूम है ना और ये जो बाहर है, इसके दरमियान में इंटरफेस ये डोर है, इसके थ्रू हम बाहर भी जाते हैं, इसके थ्रू हम अंदर भी आते हैं। तो यूजर इंटरफेस जो वेब के अंदर, वो क्या होता है कि हम वेब की इंटरनल फंक्शनैलिटी के साथ जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो यूजर इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। UX क्या होता है? UX यूजर एक्सपीरियंस होता है, सिंपल। अब ये डोर कितना अच्छा बना हुआ है, कितना इजीली रूम के अंदर आ सकता हूँ और कितना इजीली बाहर जा सकता हूँ, ये मेरा UX होगा। समझ आ गई? सही। रिएक्ट एंगुलर वगैरह, अच्छा अच्छा, सही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो पता होगा ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन इसमें हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं करते, ब्राउजर की प्रोग्रामिंग करते हैं। जो जैसे सी है, हमारे पास रूबी है, मुख्तलिफ लैंग्वेज, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके थ्रू हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर्स को प्रोग्राम करते हैं। ब्राउजर पे क्या होगा हम वो जावा में बताते हैं, जो उसको तो कंप्यूटर इट सेल्फ अंडरस्टैंड नहीं करता। यस, हाँ सही है। वो बेसिकली क्या होता है कि मैं बताता हूँ, PHP सर्वर साइड पे चलती है। सर्वर होता है हमारे पास, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है ना। तो आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, एक लैपटॉप है आपके पास, इसी लैपटॉप को आप सर्वर बना दोगे, इसमें वेबसाइट डिप्लॉय कर दोगे तो सर्वर बन जाएगा। कंप्यूटर है ना ये, तो PHP क्या होती है? PHP कंप्यूटर पे चलती है इट सेल्फ, वो उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि प्रोसेसर के ऊपर चल रही होती है। लेकिन जो जावा वो ब्राउजर पे चलती है, आगे ब्राउजर, फिर जावास्क्रिप्ट हमेशा ब्राउजर पे चलती है। ये क्लियर कर लो, बिल्कुल क्लियर कर लो। और जो इस वक्त कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है, इस वक्त फ्रंट एंड के ऊपर वाहिद लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है।
अगर आप कहते हो ना मैं फ्रंट एंड डेवलपर, तो इसका मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट लेवल की जावास्क्रिप्ट आती है। आजकल जावास्क्रिप्ट इज एवरीथिंग ऑन द फ्रंट एंड एज वेल एज ऑन द बैक एंड। बैक एंड के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है। वो कैसे होती है वो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब बता दिया तो वो हो जाएगी, मसला हो जाएगा, आप कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं अभी चाह रहा हूँ कि आपको बता सकता, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये आगे तक चलेगी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब अब जो है ना, हम एक जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन हैं और इंटरेक्टिव भी बनाए। उसके अंदर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, तो मेरे पास ये बिल्डिंग बनी हुई है ना, इसके ऊपर ये पेंट्स वगैरह हुए हैं, ये सीएसएस है। इसके ऊपर ये स्विच बोर्ड लगे हैं, इसे क्लिक करता हूँ लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये सब समझ लो जावास्क्रिप्ट है। वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर भी हमारे मुख्तलिफ बटन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। उन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जावास्क्रिप्ट की एक एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक तो यूज किया ना, सबने यूज किया। फेसबुक आपको नजर आ रही होती है, ब्लू कलर का उसका थीम है, ब्लू और वाइट। ये उन्होंने सीएसएस अचीव किया, ये थीम सीएसएस उन्होंने अप्लाई की, अपनी एक कस्टम सीएसएस बनाई। उसके थ्रू उन्होंने उसकी कलर स्कीम डिफाइन कर दी, सारी उसकी स्टाइलिंग कर दी। बटन राउंड होने चाहिए, लाइक शेयर का बटन इस तरह होना चाहिए। जब आप लाइक के बटन पर क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा एक साउंड आती है और उसका कलर ब्लू हो जाता है, और एक एनिमेट होता है थोड़ा सा, मतलब कि जब क्लिक करते हो वो ऊपर आता है फिर वापस नीचे जाता है। ये वाला काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव होता है। ये जो एनिमेशन है ना, ये थ्रू जावास्क्रिप्ट होती है। बटन बनता है एचटीएमएल के अंदर। ये मजीद उसके अंदर एनिमेशन, उसकी स्टाइलिंग और उसकी उसकी जो इंटरेक्शन है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। आप सिंपल ना तो वो बटन प्रेस हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह फेसबुक ने उस बटन को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, वो जब तक सीएसएस और जावास्क्रिप्ट उसमें मिक्स नहीं ना होंगे तो वो बटन उस तरह का नहीं बनेगा। समझिए इस बात को। अच्छा ठीक है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट तो ये मैंने बता दिया ना। एक और चीज होती है जावास्क्रिप्ट हमारे पास यूज होती है, आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे बहुत दफा। अक्सर एक जगह पे ऐसा होता है कि आप बटन दबाते हैं, पूरा पेज लोड होता है, नेक्स्ट पेज खुल जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। और कभी ऐसा होता है कि आप बटन क्लिक करते हैं, वहीं पे रहते हैं, पेज भी आपका लोड नहीं होता, लेकिन वही पेज, वही वाला पेज खुद ही से अंदर से लोड हुए बगैर रिफ्रेश हो जाता है। हाँ, ओपन हो जाता है कि भाई योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली या योर रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। वो काम भी जावास्क्रिप्ट से हो रहा होता है। हम बटन पे क्लिक करते हैं और जावास्क्रिप्ट को कहते हैं कि भाई ये फॉर्म का डाटा लो, सर्वर को भेज दो और सर्वर से रिस्पांस ला के हमें दिखा दो। वो बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट कर रही होती है। हम सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल यूज करेंगे। वो क्या होता है, सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, वो होती है, रिस्पांस आता है और फिर आप नया एक्सपीरियंस ही नहीं अच्छा बोला, आपकी पूरी वेबसाइट का पेज लोड होकर दोबारा इतना, मतलब आजकल देखा जाए तो अगर सपोज ये तो एक सिंपल फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर इमेजेस भी हो, कुछ और भी हो, मुख्तलिफ डाटा होती है, ऐसे ही है। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम बैंडविड्थ लगे और हमारा काम हो जाए। ये भी हमें अचीव करना होता है एज ए डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर, कि यूजर की जो बैंडविड्थ है ना वो कम से कम लगे। सपोज उसने पैकेज करवाया है 4G का, तो अगर वो फॉर्म सबमिट करेगा तो एक ही दफा उसका तो पैकेज ही खत्म हो गया। ये काम नहीं करना हमने, हमने उसकी बैंडविड्थ को ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करवाना है, ताकि, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं ना करेंगे तो हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी लूज करेंगे। सपोज अगर फेसबुक है, फेसबुक आपने देखा होगा आजकल फेसबुक हर बंदे के पास है, पंचर भी लगाता है ना उसके पास भी फेसबुक है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है, सस्ते से सस्ते और
खराब से खराब इंटरनेट पे भी चल जाती है। यही वजह है कि उसने अपने पोटेंशियल यूजर्स बढ़ा ली, खुद से बनाई है उसने मार्केट, क्योंकि उसने अपना वो जो बैंडविड्थ था उसका फ्लेक्सिबल इतना बनाया वेबसाइट को कि वो हर बैंडविड्थ पे चलती। सपोज अगर वो सिर्फ अच्छी बैंडविड्थ पे चलती होती तो सिर्फ उन्हीं के पास होती फेसबुक, जो अच्छे पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छे इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट यही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंटेग्रल पार्ट है वेब का। हम HTML और CSS जो है ना, अगर आपने सही तरह नहीं भी सीखी ना, सपोज आप उसकी ऑनलाइन थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो कि ये टैग कैसे लगता है, वेबसाइट कहीं से देख लिया टैग। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, ताकि आप इम्प्रोवाइज कर सको अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर ना मुख्तलिफ तरीकों से। हेल्प हेल्प इसमें भी मिलती है, लेकिन उस तरह से हेल्प नहीं मिलती। HTML CSS में तो आपको बने बनाए स्टाइल्स मिल जाएंगे, बने बनाए टैग्स मिल जाएंगे। इसमें तो बना बनाया कोड नहीं मिला, उसका तरीका पता होना चाहिए किस तरह से यूज करना है। मतलब इस पे मैं भी खुद से ज्यादा तवज्जो दूंगा, और आप लोगों की तरफ से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि इस पे अच्छा फोकस होना चाहिए जावास्क्रिप्ट पे। अगर सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे को जावास्क्रिप्ट आती है ना, आजकल की मार्केट में वो इजीली जॉब ले सकता है, और बहुत अच्छी जॉब ले सकता है। बहुत अच्छी जॉब ले, सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है बस, और कुछ भी नहीं आता। इतनी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एक चीज है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का नाम सुना हुआ? सही। बूटस्ट्रैप बताएंगे थोड़ा सा क्या होता है, जितना पता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली सीएसएस के ही होता है, उसमें स्टाइलिश जावास्क्रिप्ट सब कुछ होता है, यूज करना होता यूज है। करना होता है और उसकी सेटिंग करना है। ठीक है, सही सही बताया आपने। आपको आइडिया है, कभी यूज किया नहीं? सही, ठीक है। बेसिकली हमने पिछले पीछे तीन चीजें देखा। तो ये जो है ना बूटस्ट्रैप, ये कहलाता है ये बेसिकली कहलाती है फ्रंट एंड लाइब्रेरी कहलाती है बूटस्ट्रैप। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें सेट ऑफ फंक्शंस चीजें पड़ी होती हैं, उनको आपने यूज करना होता है। बूटस्ट्रैप में CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट तीनों की इम्प्लीमेंटेशंस काफी हद तक बना कर उन्होंने रखी है। जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो ना अपनी वेबसाइट के अंदर, इंपोर्ट करते हो उस लाइब्रेरी को, तो आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आपने बटन्स को स्टाइल करना है किसी खास तरीके से, वो उन्होंने पहले से किया होता है। आपने सिंपल उनको कॉल करना होता है कि ये इस कलर का हो जाए, इस कलर का हो जाए। फिर एक चीज आती है जो बूटस्ट्रैप की सबसे बढ़िया फीचर है, सबसे बड़ा फीचर, ये जब आया था ना मार्केट में, इस इम्पैक्ट की उस फीचर की वजह डाला था, वो था वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? सपोज आप फेसबुक मोबाइल में भी खोलते हैं ना, तो खराब नहीं होती, मोबाइल में भी बहुत अच्छे तरीके से ओपन हो जाती है, बड़ा इजीली आप यूज करते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट, जो हमारे पास वेबसाइट है दराज.pk, उसको आप ओपन करो, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। वो क्यों अच्छी? वो रिस्पॉन्सिव है, हर डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव। उसको टैब में खोलोगे ना तो डेस्कटॉप के हिसाब से होगी, मोबाइल पे खोलोगे मोबाइल के हिसाब से। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है आपकी। तो वो बूटस्ट्रैप खुद से कर देता है हमारे लिए, हमें नहीं करनी पड़ती। जैसे ही हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट में, ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। ये किसका बहुत अच्छा, ये बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है ना, ये ट्विटर का अपना लाइब्रेरी थी। फिर इसको आई थिंक 2010 के बाद इसको ओपन सोर्स कर दिया था कि इसको हर कोई बंदा यूज कर सकता है बूटस्ट्रैप। ये पहले कहलाती थी ट्विटर बूटस्ट्रैप, अब इसमें ना getbootstrap.com, उस पर आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन और इसका यूजेज वो मैं भी बताऊंगा वैसे, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये गेट बूटस्ट्रैप ये चीज है। बूटस्ट्रैप में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल चीज है, और उसमें आप सारे काम खुद नहीं करते, स्क्रैच से नहीं करते कुछ भी, क्योंकि अगर स्क्रैच से करने पड़े ना, करने लग गए हम स्क्रैच लेंगे, वो टाइम भी लग जाएगा। इतना टाइम नहीं होता रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर, डेडलाइन होती है। उनको मीट करने के लिए फिर हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क की हेल्प लेते हैं, जो कि बहुत सारी जो फजूल की इंप्लीमेंटेशन हमें करनी पड़ेगी वो खुद से कर देते हैं। हम सिर्फ अपनी लॉजिक पर फोकस करते हैं, एक्चुअल बिजनेस की जो लॉजिक है हमारी कि हमने क्या अचीव करना, हम सिर्फ वो काम करते हैं। एक्स्ट्रा काम हमारी हम इन लाइब्रेरीज से करवा लेते हैं। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड इसको इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। JQ फ्रंट एंड में आती है, लेकिन उसको हम फुल स्टैक के अंदर कवर करेंगे। जो हमारे फुल स्टैक का मॉड्यूल है ना, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो jQuery भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो उसको हम उसी में करेंगे, क्योंकि अगर अभी किया ना तो अभी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा ऑब्जॉर्व करना उसको। अच्छा, तो हमारे पास ना हमारा जो बेसिकली जो हमारा जो गोल है एट द एंड वो ये है कि हम फुल स्टैक सीख लें क्या होती है। फुल स्टैक में हमारे पास फ्रंट एंड आती है, बैक एंड आती है और डेटाबेस आती है। तो हम फ्रंट एंड सीखेंगे, फिर डेटाबेसेस सीखेंगे कि डेटाबेसेस क्या होती हैं। क्योंकि अगर हम बैक एंड पहले सीखने लग गए ना, तो बैक एंड में हमने डेटाबेस को यूज करना है, हम वो साथ नहीं सीख सकते। हम पहले डेटाबेस को कवर करेंगे, फिर उसके बाद बैक एंड पे जाएंगे, फिर उसको इकट्ठा उसके साथ डेटाबेस यूज कर रहे होंगे तो हमें पता होगा क्या चीज। अच्छा, डेटाबेस के बारे में तो आपको पता होगा क्या होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे SQL सर्वर, MySQL, MongoDB। आपने कौन सी पे काम किया? मैं सर इसको साथ SQL सर्वर पे किया, सही। तो आप बताएंगे वैसे कि डेटाबेस होती क्या इन जनरल, क्यों यूज करते हैं डेटाबेस को? उसमें सही। अच्छा, हम्म, बिल्कुल सही। तकरीबन आपने सही बताया। ये चीज करना चाह रहे थे। जो हमारा प्राइमरी गोल बेसिकली होता है, आपने थोड़ा सा ऊपर से ऊपर लेवल बता दिया है। जो मतलब कि अगर छोटे लेवल से इसको देखें, वो ये होता है कि हमारे पास कोई वेबसाइट होती है ना, सपोज उसके अंदर एक यूजर ने साइन अप किया, प्रोफाइल क्रिएट की, तो उसको हम कहाँ पे सेव करेंगे उसके डाटा? उसका डाटा कहीं पे सेव करना है ना हमें। तो सर्वर पर अगर रखेंगे तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी, वो डाटा वैनिश हो जाएगा। तो परसिस्ट करना होता है डाटा। परसिस्टेंस परसिस्टेंस क्या होती है?